नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र के सोनी। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रत्ययों के बारे में और हम लोग प्रत्ययों के कंसेप्ट को समझ रहे थे। अब तक आपने ये समझा कि प्रत्यय जो है वो एक शब्दांश होते हैं, यानी पूरे शब्द नहीं होते, शब्द का एक भाग होते हैं। दूसरी बात आपने ये समझी कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगेगा। आपने उसके बाद में ये समझा कि जो मूल शब्द के पीछे लगेगा तो वो उसके अर्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तन भी करेगा, यानी या तो एक नया शब्द बना देगा या उस शब्द का जो भाव है उसमें विशेषता उत्पन्न कर देगा। हमने ये भी समझा कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं उनको हमने कृदंत या कृत प्रत्यय कहा, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगेंगे उनको हमने तद्धित प्रत्यय कहा। ये बात भी क्लियर हो गई कि जो प्रत्यय होगा वो केवल और केवल विकारी शब्दों के पीछे लगेगा। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि जो शब्द बनते हैं उनमें जब प्रत्यय को हटा दें तो मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। हमने साथ ही साथ पिछले वीडियो में इस बात को भी देखा कि जो शब्द और प्रत्यय काम में लिए जाएंगे वो एक ही वर्ग से होने चाहिए। जैसे अगर तत्सम भाषा का तत्सम अगर शब्द है, संस्कृत निष्ठ अगर शब्द है तो प्रत्यय लगेगा वह भी तत्सम लगेगा। अगर तद्भव शब्द है तो प्रत्यय भी तद्भव लगेगा, और अगर कोई विदेशी भाषा का शब्द है तो जो प्रत्यय लगेगा वो भी विदेशी भाषा का लगेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप विदेशी भाषा के शब्द के अंदर तत्सम प्रत्यय को जोड़ दें, है ना। ये चीज़ हर भाषा में लागू होती है। जैसे हम टेबलें नहीं बोल सकते, हमें टेबल्स ही बोलना पड़ेगा अगर हम बहुवचन बना रहे हैं तो। बात समझ में आती है। चलिए इसके आगे हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्ययों में कभी भी समान अर्थ वाले दो प्रत्यय एक साथ काम में नहीं आते। क्या बोला मैंने आपको? कभी भी समान अर्थ वाले दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। मतलब दो अलग अलग प्रत्यय हैं और दोनों एक ही अर्थ देते हैं। हालांकि एक चीज़ समझ जाइए आप लोग कि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इन जनरल जब हम उसका प्रयोग करते हैं, जब वो व्यवहारिक उसका प्रयोग होता है उस समय वह कुछ विशिष्ट अर्थ देते हैं। वो जो कुछ विशिष्ट अर्थ होते हैं हम उन अर्थों को, उन प्रत्ययों का अर्थ मान सकते हैं। लेकिन अगर व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्यय शब्दांश है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जब वो मूल शब्द के साथ में जुड़ेंगे तब ही वो कोई अर्थवत्ता रखते हैं, वो कोई अर्थ देंगे। बात समझ में आएगी। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं कि समान अर्थ वाले या समान भाव वाले दो जो प्रत्यय होंगे उनको एक साथ में हम काम में नहीं लेंगे। जैसे य और ता। हमने एक शब्द लिया सुंदर, इसमें हमने अगर यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा सौंदर्य, ठीक है। और जब हमने इसके अंदर ता प्रत्यय जोड़ा तब शब्द बना सुंदरता। सुंदर से सौंदर्य क्यों बना, जब हम यह प्रत्यय को पढ़ेंगे उस समय मैं आपको वो नियम समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। कंसेप्ट क्या है कि एक जैसे अर्थ देने वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, अलग अलग तो हो जाएगा। अब जैसे आपने सुंदर शब्द के अंदर मूल शब्द था सुंदर, इसमें आपने यह प्रत्यय जोड़ा, सौंदर्य बना, सही शब्द है। इस सुंदर शब्द में आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदरता, सही शब्द है। लेकिन अगर आप ये शब्द लिखना चाहें सौंदर्यता, तो ये शब्द नहीं होगा। आपने इसमें य और ता
दोनों प्रत्यय जोड़ दिए, दोनों प्रत्यय एक ही भाव को देने वाले हैं। सुंदरता के भाव को ही सौंदर्य बताता है और सुंदरता के भाव को ही सुंदरता शब्द बताता है। जो शब्द सौंदर्य है वही शब्द सुंदरता है ना। इसलिए ये य और ता चूंकि एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द हैं, एक जैसा भाव देने वाले प्रत्यय हैं, इसलिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। जैसे इसी में एक उदाहरण और ले रहे हैं अपन। हमने शब्द लिया सुजन, यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना सौजन्य। ठीक है, सुजन, ता प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना सुजनता। तो सुजनता शब्द सही है, सौजन्य शब्द सही है, लेकिन यदि आप सौजन्यता शब्द बनाते हैं तो यह शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यह और था दोनों एक भाव देने वाले जो प्रत्यय थे, उन एक भाव देने वाले प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग कर लिया। यानी समान भाव समान अर्थ देने वाले जो प्रत्यय होंगे उनको एक साथ प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। मैं दोबारा इस बात को याद दिला दूं, दोबारा इस बात को अंडरलाइन करवा दूं कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। केवल जब वो किसी शब्द के साथ में लगते हैं तभी उनमें अर्थवत्ता आती है, तभी वो किसी अर्थ को बताते हैं। अकेले उनका कोई अर्थ नहीं होता है, केवल वो विशिष्ट अर्थ में किसी शब्द के साथ में जुड़कर ही प्रयोग में लिए जाते हैं। और जिन विशेष अर्थों में वह प्रत्यय प्रयोग में लिए जाते हैं, सामान्य रूप से बोलचाल के हिसाब से हम ये कह देते हैं कि इस प्रत्यय का यह अर्थ है। लेकिन अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि क्या प्रत्ययों के अपने निजी अर्थ होते हैं, प्रत्ययों का निजी अर्थ नहीं होता। ठीक है साहब, चलिए और उदाहरण लेते हैं जरा। अगला उदाहरण लेंगे हम त्व और ता का। त्व और ता, देखो आपने शब्द लिया महत, इसमें शब्द जोड़ा त्व, क्या शब्द बना महत्व। ठीक है, चूंकि यहाँ पर व्यंजन था इसलिए व्यंजन संयोग कर लेगा। इधर भी त हलंत, ये भी त हलंत, तो ये दो त हलंत हो गए महत्व। यह अपन ने शब्द लिया महत प्लस ता, शब्द क्या बनेगा महत्ता, महत्ता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप महत्वता शब्द बनाएंगे तो महत्वता शब्द नहीं बनेगा, है ना। ऐसे पशु में भी आप इनको जोड़ सकते हो। आपने जोड़ा पशु प्लस त्व, क्या बना पशुत्व। या आपने जोड़ा पशु में ता प्रत्यय, क्या बना पशुता। लेकिन अगर आप पशुत्वता शब्द बनाना चाहते हो तो ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने त्व और ता इन दोनों का प्रयोग एक साथ कर दिया। एक साथ नहीं करना है, अलग अलग। यह भी सही शब्द है, यह भी सही शब्द है, लेकिन यह शब्द गलत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले दिन से, मैं आपको एक बात कहता आ रहा हूँ कि हिंदी के अंदर हम चाहे संधि पढ़ें, चाहे समास पढ़ें, चाहे हम संज्ञा पढ़ें, है ना, विशेषकर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार शब्द ऐसे, ये चार कोटियाँ ऐसी हैं व्याकरण की जिनको पढ़कर हम लगभग 60 to 70% हिंदी ग्रामर को समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने आप ही हम लोग शब्द शुद्धि पर भी आ गए। इसका मतलब पशुत्वता अगर कोई शब्द है तो वो शब्द शुद्धि के हिसाब से अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ठीक है, एक और शब्द लेते हैं इसी के अंदर, मम शब्द से बनाते हैं। मम में त्व प्रत्यय जोड़ा तो क्या शब्द बना ममत्व, ममत्व, है ना। दूसरा मम में आपने ता शब्द जोड़ दिया, क्या बनेगा ममता, है ना। एक माता का अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वह ममत्व है, ममता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं एक शब्द बना लूँ जिसमें
ममत्वता, ममत्वता शब्द आ जाए तो यह शब्द गलत शब्द है। ठीक है ना। मैं जिन शब्दों को क्रॉस करके लिख देता हूँ उनको आपको भी लिखकर और क्रॉस करना है। लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हो सके कि इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है ना। ये आपको पता है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। हम गलत शब्द को लिखेंगे और उसके बगल में हम एक बड़ा सा क्रॉस लगा देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई यह शब्द गलत शब्द है। और दूसरी बात, हम कोशिश करते हैं कि उस शब्द को अलग से आइडेंटिफाई कर दें, चाहे तो बॉक्स बना लें चाहे तो गोला बना लें, ताकि हमें पता रहे कि ये जो क्रॉस लग रहा है वो केवल इस शब्द के लिए है ना। ममत्व शब्द सही, ममता शब्द सही, लेकिन ममत्वता शब्द गलत। दूसरा लेते हैं, देखो यह और अनीय, यह और अनीय, इन दोनों प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। और ये जो अनीय है इसमें हम योग्य के अर्थ में इसको ले रहे हैं कि वह इसके योग्य है। कैसे, देखो पूज धातु है और पूज धातु के अंदर आपने यह जोड़ दिया तो शब्द बन गया पूज्य, पूज्य पिताजी, है ना, पत्र में लिखते हैं अपन। या अगर हमने इसमें अनीय शब्द जोड़ दिया तो आपको ध्यान आना चाहिए, ये जो प्रत्यय का प्रथम वर्ण अगर स्वर होगा तो वो मूल शब्द के पीछे वाला जो वर्ण है उसके अंदर उस मात्रा को लगा देंगे। अ है तो यहाँ पर मात्रा अ की मात्रा आ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा पूजनीय। तो पूज्य शब्द सही है, पूजनीय शब्द सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक शब्द बनता है पूज्यनीय। कई जगह पर कई लोग इसका प्रयोग करते हैं लेकिन यह शब्द गलत है। पूज्यनीय शब्द नहीं होगा, या तो पूजनीय शब्द होगा या पूज्य शब्द होगा। ठीक है ना। जैसे अगले शब्द को लेते हैं अपन। अगला शब्द है वर्ण। वर्ण, इसमें अपन ने यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना वर्ण्य, वर्ण्य। ठीक है, यानी वर्णन करने योग्य। दूसरा शब्द अपन ने लिया वर्ण और इसमें अपन ने अनीय को जोड़ दिया, शब्द बना वर्णनीय, वही वर्णन करने योग्य। तो वर्ण्य भी और वर्णनीय भी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, वर्णन करने योग्य। एक शब्द होता है मित्रों वरेण्य, वरेण्य। तो वर्ण्य और वरेण्य कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वरेण्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊंचा, है ना। अब वर्ण्य और वर्णनीय इनको मिलाकर अगर आप ये शब्द बनाना चाहें कि वर्ण्यनीय, वर्ण्यनीय, ये शब्द नहीं होगा, यह शब्द गलत है। यानी हम दो समान अर्थ देने वाले, समान भाव देने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम एक साथ नहीं रखेंगे। अगला शब्द देखिए आपने, अगला शब्द लिया आपने दृश्य, देखना। यह को आपने जोड़ा तो इसमें बनेगा दृश्य। या आपने दृश्य में अनीय को जोड़ा तो ये बनेगा दर्शनीय। लेकिन दृश्यनीय जो शब्द है, दृश्यनीय शब्द नहीं होता। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। वह उदाहरण है इष्ट और तम का। इष्ट, है ना। दूसरा आपने लिया तर या तम। ठीक है, तर और तम के बारे में हमने पहले भी बात की थी। आपको ध्यान होगा कि किसी भी दो व्यक्तियों में, किसी भी दो चीज़ों में अगर आपको श्रेष्ठ बताना है, कोई तुलना करनी है तो हम तर का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें कई लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताना है तो हम तम का प्रयोग करेंगे। अब जरा उदाहरण लेते हैं इसके। जैसे हमने लिया बल, इसमें अपन ने इष्ट प्रत्यय जोड़ दिया। समझ में आना चाहिए कि ये जो ई की मात्रा ये इसमें जुड़ जाएगी, शब्द बनेगा
बलिष्ठ। बलिष्ठ शब्द का मतलब ही यही है कि बल में सबसे बड़ा, बल में श्रेष्ठ, बल में ऊंचा। तो हम लोग बलिष्ठतर या बलिष्ठतम शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो यह प्रयोग गलत है। बलिष्ठ शब्द आपने, अगर इष्ट शब्द आपने लगा दिया तो उसका मतलब ही यही है कि वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बलिष्ठ शब्द होगा इसमें बलिष्ठतम या बलिष्ठतर इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हम इसमें वरिष्ठ शब्द को भी ले सकते हैं। वर प्लस इष्ट शब्द बनेगा वरिष्ठ। वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब श्रेष्ठ। लेकिन इसको देखते हुए हम वरिष्ठतर या वरिष्ठतम शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो ये दोनों शब्द गलत होंगे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मित्रों कि हम समान अर्थ देने वाले जो प्रत्यय होंगे उनका प्रयोग नहीं करते। जो उदाहरण मैंने आपको दिए आपने नोट किए होंगे, इनके अलावा भी जो उदाहरण, हम जब उदाहरणों का प्रयोग शुरू करेंगे तब हमारे सामने जो उदाहरण आएंगे तब मैं आपको और इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊँगा। अब हम आते हैं कि ये जो प्रत्यय हैं इनके भेद कितने हैं। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रत्ययों के दो भेद हैं, कृदंत और तद्धित। ध्यान रखिए मित्रों कि प्रत्यय के केवल दो ही भेद होते हैं, क्योंकि विकारी शब्दों में जुड़ेगा। विकारी शब्द केवल चार हैं। क्रिया के साथ में जुड़ने वाले कृदंत कहलाएंगे और क्रिया शब्द के अलावा जितने भी हैं यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उनके साथ में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके दो ही भेद माने गए हैं। प्रत्यय के भेद, दो भेद हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय कौन से होंगे? जो क्रिया या धातु के साथ में लगते हैं और इनके अलावा शेष शब्दों के साथ में। शेष का मतलब आपको पता है कि आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के कुछ भेद होते हैं जिनमें सबसे पहले कर्तवाचक कृत प्रत्यय, फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक और क्रियावाचक। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। हम लोग इन भेदों में नहीं जाएंगे क्योंकि भेद प्रभेदों पर आपसे सवाल नहीं बनेगा। लेकिन अगर सवाल बनता है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। मैंने आपके सामने उनके नाम लिख दिए हैं। हालांकि इन सब की डिटेल्स में हम जा सकते हैं, इनकी परिभाषाओं में, इनके उदाहरणों में, लेकिन हमें जाना नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रीट परीक्षा के अंदर इस तरह का कोई सवाल यहाँ पर बनने की उम्मीद है। हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं जब हम किसी और परीक्षाओं की बात करते हैं, जैसे हम नेट की बात करें या हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड में भी कई बार इसके बारे में चर्चा हो सकती है, तो वहाँ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग रीट की परीक्षा में इसकी चर्चा नहीं करते। ठीक इसी प्रकार तद्धित के भी 5 रूप होते हैं, 6 रूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कर्तवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा ऊनतावाचक। ऊनतावाचक मतलब किसी भी चीज़ में कमी होना, ऊन मतलब कम हो जाना। तो ऊनतावाचक किस भाव को देगा? इससे बनने वाले जो प्रत्यय होंगे वो क्या बताएंगे? वो कमी को बताएंगे, किसी चीज़ के छोटेपन को बताएंगे। गुणवाचक,
पांचवा है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक शब्द क्या होते हैं? जो संतान को बताते हैं, संतान को इंगित करते हैं। और सबसे अंत में स्त्रीवाचक। तो ये जो भेद प्रभेद हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के साथ में, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में। कृत प्रत्यय के फिर ये 5 भेद हो गए, कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। इधर तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हो गए, कर्तवाचक, भाववाचक, ऊनता यानी कमी को बताने वाला, गुणवाचक, अपत्य यानी पुत्र को संबोधित करने वाला, और स्त्रीवाचक यानी किसी भी चीज़ का स्त्री सूचक शब्द बनाना। हम इन सारे उदाहरणों की बात करेंगे, लेकिन हम वर्ग में बात नहीं करेंगे क्योंकि परिभाषाओं में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परिभाषाओं का यहाँ रीट की परीक्षा में कोई उपयोग नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन उदाहरण में जब बात आएगी तो मैं आपको बताता चलूँगा कि देखो ये स्त्रीवाचक है, ये ऊनतावाचक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये 2 भेद हो गए ना, ये 2 भेद हर चीज़ में चलते हैं। हमने पहले 3 प्रकार के शब्द पढ़े थे, तत्सम, तद्भव और विदेशी, अभी थोड़ी देर इससे पिछले वाले वीडियो में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब तत्सम शब्द का प्रयोग होगा तो तत्सम ही प्रत्यय लगेगा, तद्भव शब्द का प्रयोग होगा तो तद्भव ही प्रत्यय लगेगा, और विदेशी भाषा का शब्द होगा तो विदेशी भाषा का ही प्रत्यय काम में लिया जाएगा। इनमें ये जो भेद प्रभेद हैं ये इनमें भी लागू होते हैं। जैसे तत्सम के कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, तत्सम के तद्धित प्रत्यय, है ना। ठीक इसी प्रकार तद्भव के कृत प्रत्यय और तद्भव के तद्धित प्रत्यय। तो ऐसे भेद प्रभेदों में जब हम जाते हैं तो एक बड़ा लंबा चौड़ा जाल सामने उपस्थित होता है। लेकिन वो जाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो 3 वर्गीकरण किए थे, 3 जो वर्ग बनाए थे, जिसमें हमने कहा था कि शब्द जिस वर्ग का होगा प्रत्यय भी उसी वर्ग का होगा, उसके अंदर हम इन दोनों भेदों और इन दोनों भेदों के प्रभेदों को भी, है ना, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन 3 भेदों के ऊपर जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। प्रत्यय के कितने भेद हो गए? कृत और तद्धित 2 भेद हो गए, 2 ही भेद रहेंगे। लेकिन इसके वर्गीकरण, इसके वर्ग कितने बनेंगे? 3 वर्ग बनेंगे। पहला तत्सम प्रत्यय, दूसरा तद्भव प्रत्यय, तीसरा विदेशी भाषा के प्रत्यय। ठीक है मित्रों, तो इसका वर्गीकरण या इसके भेद ये भी आपको समझ में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन किस रूप में होता है। देखो, जब मैं उदाहरण लूँगा तब मैं आपको उन नियमों को बताता चलूँगा। फिलहाल 4 शब्दों का नियम मैं आपको बता रहा हूँ। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? देखो, य, इक, ई और ए। ये 4 प्रत्यय हैं। इन 4 प्रत्ययों के अंदर जब हम शब्द का निर्माण करेंगे, जो नए शब्द बनाएंगे, उन शब्दों को बनाते समय हमेशा जो मूल शब्द होगा उसमें कुछ परिवर्तन होगा और मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वो परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जितनी भी समस्याएं खड़ी की थी उनमें से मैक्सिमम के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि जो मूल शब्द होगा उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। मैं लिख देता हूँ, इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में
निम्नानुसार परिवर्तन होगा। ठीक है, जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे अगर मूल शब्द का प्रथम वर्ण है ना अ है, अ स्वर वाला है, अ मात्रा वाला है, तो उसका दीर्घीकरण हो जाएगा, वहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, जैसे समाज लिया, इसमें अपन ने एक प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, समाज में अपन ने एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बनेगा? सामाजिक। तो ये जो स था, अ स्वर दीर्घ हो गया, आ में परिवर्तित हो गया और सामाजिक बन गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द अपन सीखेंगे जब हम एक प्रत्यय की बात करेंगे। ठीक है, अगला नियम यह है कि ई, बड़ी ई और ए अगर है तो इनका परिवर्तन आई में हो जाएगा, है ना। जैसे अपन ने लिया इतिहास, इसमें अपन ने एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या शब्द बनेगा? देखो यहाँ पर ई है ना, ई या ए होता तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आई में। तो शब्द बनेगा ऐतिहासिक। इसको ऐतिहासिक नहीं बोलेंगे, ऐतिहासिक। इन उच्चारणों के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने अपना जो वर्ण माला वाला जो वीडियो था उसको आप देखिए, वहाँ मैंने इन उच्चारणों को बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ऐतिहासिक क्या है? इतिहास से बना। ई आई में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा दूसरा नियम आ गया इसके अंदर, आ में बदल जाएगा प्रथम वर्ण। और अगर प्रथम वर्ण में ई और ए है तो ये आई में परिवर्तित हो जाएगा। अब आ जाओ, अगर उ या ओ है तो इनका परिवर्तन औ में हो जाएगा। चलिए, अगला है इसमें कि अगर ऋषि है तो इसका परिवर्तन आर में हो जाएगा। ठीक है, हलंत। अब एक दो उदाहरण ले लेते हैं इसके, जैसे दरिद्र में यह जोड़ा, हमने चार प्रत्यय लिए हैं। देखो यह, इक, ई और ए। दरिद्र में अपन ने यह प्रत्यय जोड़ दिया। नियम क्या कहता है कि अगर प्रथम वर्ण अ का है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी शब्द जो बनेगा वो दा से शुरू होगा। क्या शब्द बना? दारिद्र्य, क्योंकि यह है व्यंजन है, व्यंजन का संयोग होगा। व्यंजन अपना स्वर नहीं देगा जैसा बाकी जगह वो स्वर दे रहा है। जैसे यहाँ पर ई था तो स के अंदर छोटी ई की मात्रा लग गई, है ना, ऐतिहासिक हो गया। यहाँ पर ज के अंदर छोटी ई की मात्रा लग गई तो जी हो गया। तो दरिद्र में यह जुड़ जाएगा दारिद्र्य। अगला उदाहरण लेते हैं अपन इसके अंदर, दशरथ। दशरथ में अपन ने ई प्रत्यय जोड़ा तो द में अ है, आ में बदलेगा, दाश रथी। इस दाश रथी में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, दाश रथी। ऐसे एक शब्द है वृष्णि, इसमें अपन ने ए प्रत्यय जोड़ दिया, ए प्रत्यय वृष्णि में क्या है? री आर में बदल रहा है, री आर में बदल रहा है, तो व में आर जुड़ेगा, इस री ऋषि की जगह आर जुड़ेगा तो वह हो जाएगा वाह। फिर ये जो र हलंत है, इस र के मैंने आपको 3 नियम बताए हैं। पुरानी वीडियोस में जाइए, वहाँ पर मैंने र के 3 नियम बता रखे हैं। उस नियमों को याद कीजिए। र हलंत अगर है तो वो रेफ बनकर अगले वर्ण पर चला जाएगा। ये चूंकि स्वर से शुरू हो रहा है इसलिए इसकी जो मात्रा होगी वो इस क्षण पर आ जाएगी।
ये रेफ तो आर की वजह से आया है, र हलंत की वजह से रेफ आ गया। अब इस ए की वजह से एक मात्रा आ जाएगी, क्योंकि ये आई नहीं है, ए है, ये जुड़ गया इसके अंदर। क्या शब्द बना? वार्ष्णेय। ठीक है, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं विष्मी में, ये वार्ष्णेय बन गया। इधर दशरथी में द का दा बन गया। ये किन नियमों से बन रहा है? ये इन नियमों से बन रहा है। ठीक है, तो इन चार प्रत्ययों के अंदर जब भी परिवर्तन होगा तो वो इस प्रकार से होगा, ये हमें समझ में आना चाहिए। चलिए, अब जो और परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों को हम शब्दों के साथ में लेंगे। अब हम अपना जो उदाहरणों वाला पोर्शन है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और उदाहरणों के अंदर सबसे पहले हम लोग तत्सम प्रत्ययों के उदाहरण लेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए तत्सम प्रत्यय। हम सबसे पहले तत्सम प्रत्यय लेंगे, फिर तद्भव, और उसके बाद में विदेशी भाषा के। तत्सम प्रत्ययों के अंदर सबसे पहले अपन ले रहे हैं अ को, लेकिन अ और अक इन दोनों के लिए एक ही नियम चलता है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो दो प्रत्यय हो गए अ और अक, तत्सम प्रत्यय हैं। तो जितने भी शब्द होंगे वो तत्सम शब्द होंगे जिनमें ये तत्सम प्रत्यय लगाए जाएंगे। नियम क्या है? देखिए साहब, इसमें नियम ये है कि मूल शब्द का प्रथम वर्ण परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा? नंबर एक, कि अगर वहाँ पर अ है तो आ हो जाएगा। देखो अपन ने जो ए, ई, इक और अ देखे थे, उसके अंदर भी उसके अंदर भी यही परिवर्तन हो रहा था कि अ आ में बदल रहा था, अ और अक में भी अ आ में बदल रहा है। दूसरा, ई और बड़ी ई अगर है तो इसका परिवर्तन ए में हो जाएगा। कब? जब अ और अक प्रत्यय जुड़ेगा। तीसरा, उ और उ इनका परिवर्तन ओ में हो जाएगा, और री का परिवर्तन आर में हो जाएगा। ठीक है साहब, ये कब? अ और अक वाले में। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला उदाहरण आया अपना पठ में अपन ने अ प्रत्यय को जोड़ दिया। पठ में अपन अ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो अ है वो आ में बदल जाएगा। कौन सा? मूल शब्द का प्रथम वर्ण। तो शब्द क्या बनेगा? पाठ। और अक में भी यही नियम चल रहा है, तो इसी से मिलता जुलता शब्द बनेगा पाठक। पाठ और पाठक। ठीक है, तो पा क्यों आया? अ की जगह आ की मात्रा आ गई प्रथम वर्ण में। अगला शब्द लेते हैं, देखो लभ। लभ, अ जोड़ा क्या बनेगा? लाभ। अगले शब्द में आ जाओ। अगला शब्द है हस। अ जोड़ा तो शब्द बना हास। हंसी मजाक कहते हैं ना। और इसी में अगर अपन ने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बनेगा हासक। हासक। अगला शब्द लेते हैं अपन चल। अप्रत्यय चाल। अक प्रत्यय चालक। चल में अ जुड़ा चाल, चल में अक जुड़ा चालक।
लिख, शब्द से चेंज हो गया है भाई, शब्द चेंज हो गया है। लिख, ई की मात्रा आ गई, और अगर ई की मात्रा आ गई तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए बनेगा। शब्द क्या बनेगा? लेख, और अक जुड़ जाएगा तो लेखक। अगले शब्द में आ जाओ। अगला शब्द है रुज, अप्रत्यय जुड़ा, शब्द बनेगा रोग। रुज में रोग। क्रुद्ध, क्रुद्ध में शब्द बनेगा क्रोध। युज में अप्रत्यय जुड़ेगा, शब्द बनेगा योग। ठीक वैसे ही जैसे रुज में अप्रत्यय जुड़ के रोग बना था। मुंह पे आ जाओ। मुंह में अप्रत्यय जुड़ेगा, देखो ऊ वाला चल रहा है, ऊ में ओ बन जाएगा। मुंह, शब्द बनेगा मोह। ये जो ऊ की मात्रा है ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गई, मोह। इसी से अपन मोहक भी बना सकते हैं। चुर, चुर में आपने अप्रत्यय जोड़ा, शब्द बनेगा चोर। चुर में चोर। अगला शब्द लीजिए पुष। पुष, अप्रत्यय जुड़ेगा, शब्द बनेगा पोष। क्योंकि वो किस में परिवर्तित हो रहा है? वो ओ में परिवर्तित हो रहा है। इसी का अगला शब्द बनेगा अक प्रत्यय लगाने के बाद में पोषक। अगले शब्द पर आ जाइए शुष। ऊ की मात्रा है, अप्रत्यय लगते ही क्या हो जाएगा? शोष। और अक प्रत्यय लगाने के बाद में बनेगा शोषक। तुष, अप्रत्यय तोष या तोषक, तोषक। ठीक है, अगला लेते हैं मृ में अप्रत्यय। आपको पता है री ऋषि वाला किस में बदल रहा है? आर में बदल रहा है, तो इस री ऋषि की जगह आर आ जाएगा, तो म की जगह तो आ गया माँ। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो र हलंत अधूरा रहेगा, और र हलंत में ये जो अप्रत्यय है ये मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बना? मार। बात समझ में आ रही है? मृ री ऋषि किस में बदलेगा? आर में, तो म के अंदर आ जुड़ गया तो माँ बन गया। इधर से र हलंत था, इसमें स्वर जुड़ गया तो र पूरा हो गया, मार। ऐसे अगला शब्द है इसमें भ्री, इसमें मारक भी ऐसे ही बनेगा, मारक। फिर अगला शब्द है भ्री, अप्रत्यय जुड़ा, शब्द बना भार। इसी तरह का एक शब्द है देखो प्रसरी, प्रसरी। ठीक है, प्रसरी, प्रसरी अगर आ जाएगा तो री ऋषि किस में बदल रहा है? आर में। प्रसार या अप्रत्यय प्रसारक, प्रसारक। विस्त्री, अप्रत्यय विस्तार या विस्तारक।
संग्री प्लस अ, संहार और संहारक। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। अ और अक हो गया। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन, वो है अन्न। तीसरा उदाहरण अन्न, और अन्न के अंदर सबसे पहला पठ, अन्न, पठन, चल, अन्न, चलन, चलन, कथ, अन्न, कथन। इसी में मर, अन्न, मरण, इनसे बनने वाले जो अन्य शब्द हैं उनको लेते चलते हैं। देखो, सेवन, पालन, दर्शन, वमन, उल्टी करना, क्षरण, अयादी संधि के शब्द भी इसी में आ जाएंगे, जैसे श्रवण, नयन, रमण, चयन इत्यादि। अगला लेते हैं अनीय। अनीय का उदाहरण हमने पहले भी लिया था जब हम समझा रहे थे कि हमें ईय और अनीय में कंफ्यूज नहीं होना है, तो अनीय पर आ जाइए। अनीय, अनीय का मतलब क्या होता है? अनीय का मतलब होता है योग्य, है ना, योग्यता धारण करना। तो जैसे पठ, अनीय, क्या बनेगा? पठनीय, पढ़ने योग्य, पठनीय। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं इसी में, दर्शनीय, दर्शन करने योग्य, सेवनीय, सेवा करने योग्य, गमनीय, गमन करने योग्य, रमणीय, रमण करने योग्य, रमणीय, शोभनीय, शोभा के योग्य, अब इसमें श्रवणीय, करणीय, कथनीय ये शब्द आ जाएंगे। लेकिन जो शब्द मैं आपको देना चाहता हूँ उनमें एक महत्वपूर्ण शब्द है दयनीय। दय से बना है, दयनीय। ऐसे ही माननीय, माननीय, मान से बना है। गणनीय, गणनीय, गण से बना है। उल्लेखनीय, उल्लेख से बना है, मूल शब्द उल्लेख। स्मरणीय, स्मर से बना है। चिंतनीय, चिंत से बना है। चिंतनीय, चिंत से बना है। पूजनीय, पूज से बना है। दंडनीय, दंड से बना है। दंडनीय। ठीक है, अनीय के बाद में
अगला शब्द लेते हैं आ। अगला प्रत्यय है आ। शब्द क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे इससे कक्षा, बाला, शाला। कक्षा, बाला, शाला, शिक्षा, दीक्षा। शिक्षा में छोटी मात्रा आएगी, दीक्षा में बड़ी मात्रा आएगी। शिक्षा, दीक्षा, ईक्षा। ईक्षा शब्द का मतलब होता है इच्छा। इच्छा भी इसी में आ जाएगा। भिक्षा भी इसी में आ जाएगा। भीख मांगना, भिक्षावृत्ति। जो सन्यासी होते हैं वो भिक्षावृत्ति से जीवित रहते हैं, ठीक है। भिक्षा। स्त्री सूचक शब्द भी इसी में आ जाएंगे। महोदया। महोदय में आ की मात्रा महोदया, आ की मात्रा महोदया, स्त्री सूचक हो गया। अध्यक्षा, शीला, शीला। विमला, कमला, चंचला। विमला, कमला, ये ना, विमल, कमल, चंचल, शील, इनमें आ प्रत्यय लग गया तो शीला, विमला, कमला, चंचला स्त्रीलिंग बन गया। ये स्त्री सूचक, स्त्रीवाचक प्रत्यय। चला और दौड़ा भी इसी में आएगा, पास्ट टेंस वाले, भूतकाल वाले। चला, दौड़ा, खाया, पिया इत्यादि। चलिए मित्रों, हमने उदाहरणों की शुरुआत कर दी है। आज हमने 4-5 उदाहरण लिए हैं। अब इन्हीं उदाहरणों को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने अगले वीडियो तक के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।